एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। स्पेशली ये सिटी से संबंधित अपनी बैच रहेगा जिसमें हम संपूर्ण रूप से राजस्थान की हिस्ट्री को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें हम राजस्थान की हिस्ट्री जो अपनी सीटी के सिलेबस में है, सीटी एग्जाम के सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अदर एग्जाम पीटीटी का एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे, और इसके अलावा पीटीटी, सीटी, एलडीसी, पटवार जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और बहुत ही मनोरंजन के साथ अपन क्लास को कवर करने वाले, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना स्टोरी फॉर्म के पढ़े दिमाग में घुसने वाला नहीं है। बहुत शानदार तरीके से हम राजस्थान की हिस्ट्री को कवर करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। यदि आप कंटिन्यू साथ देंगे तो अपन राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एक स्टोरी के फॉर्मेट में हम हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री। सबसे पहले हम जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रमुख राजवंश। हालांकि राजस्थान की हिस्ट्री को जब अपन शुरू करते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं से लगभग शुरू करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि सबसे पहले अपन राजवंश से स्टार्ट करें और राजवंश को भी हम एक फॉर्मेट के साथ, स्टोरी के फॉर्मेट के साथ अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन जो राजवंश की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले गुर्जर परथियार राजवंश की चर्चा करेंगे, गुहिल वंश की, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, कछावा राजवंश की, और भाटी राजवंश और जाट राजवंश और यादव राजवंश की अपन चर्चा इस वीडियो लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन अपन अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, अगर अपन इतिहास की बात करें, इतिहास को हमेशा 3 भागों में विभक्त किया जाता है। हालांकि आपने ये बात अच्छे से आपको पता होगी कि अपन जब इतिहास को पढ़ते हैं तो 3 भाग में विभक्त करके इतिहास को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है प्राचीन इतिहास। सबसे पहले अपन इतिहास को विभक्त करते हैं प्राचीन इतिहास में। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से हम जो इतिहास है उसको 3 भागों में पहले तो अपन विभक्त करते हैं, उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास यानी कि एंसिडेंट हिस्ट्री, इंग्लिश में एंसिडेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसको 3 भागों में विभक्त करके अपन चर्चा करते हैं। जब अपन सबसे प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल में अपन चर्चा करते हैं मौर्य वंश हुआ था, गुप्त वंश हुआ था। उस टाइम वो प्राचीन इतिहास में उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि अपने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, उनके बारे में अपन प्राचीन काल के इतिहास में चर्चा करते हैं। और मिडिवल हिस्ट्री जिसमें अपन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा जब अपन आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 1857 की क्रांति से
आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। आधुनिक इतिहास में जब अपन चर्चा करेंगे, जब अपन हिस्ट्री को पढ़ेंगे आगे, तो अपन टॉपिक वाइज हिस्ट्री को कवर करेंगे। फिर प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में, फिर आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से, वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। इसके अलावा अपन चर्चा करते हैं जो प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है। इसके अलावा अपन किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं, किसान आंदोलन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। और इसके अलावा अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करते हैं। तो ये अपने राजस्थान के जो अपने विभिन्न एग्जाम में लगभग जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अपन पढ़ेंगे इतिहास को, और इतिहास को यदि आप अच्छे से कवर करेंगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना। तो अपन सबसे पहले आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन राजवंश से स्टार्ट करेंगे। जो इनके अलावा इनमें स्थापत्य कला, जो इन्होंने इनकी जो घटनाएं घटित हुई, जो युद्ध हुए, उनके बारे में, सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जब गुर्जर प्रतिहार को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो समय काल था वो 6ठी शताब्दी से स्टार्ट होता है और लगभग 12वीं शताब्दी तक इनका जो शासन काल है वो रहता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग समय था इनका वो था 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। और इनका लगभग जो सबसे अधिक इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है लगभग ऐहोल अभिलेख में इनका सर्वाधिक मिलता है। इनका जो उल्लेख है ऐहोल अभिलेख में इनके बारे में बताया जाता है। और इसके अलावा इन जो प्रतिहार वंश हैं ये 2 शाखाओं में विभक्त होकर इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये मंडोर की एक शाखा थी, उसमें जो अलग अलग शासक हुए थे उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे जो उज्जैन, कन्नौज और जालोर के प्रतिहार शासक थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पर नोट कर दें ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है। तो इसको चलो तो अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार की कुछ बेसिक जानकारी अपन प्राप्त कर ले, उसके बाद इनके जो प्रमुख शासक हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं गुर्जर प्रतिहार से संबंधित, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसका जो सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख है वो है ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। और इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है इसका उल्लेख चंदेल वंश के एक शिलालेख है उसमें मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ पर? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। फिर गुर्जर प्रतिहारों का जो प्रतिहार शब्द का जो उल्लेख है वो चंदेल वंश के शिलालेख में मिलता है। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी। 6ठी शताब्दी के जो द्वितीय चरण है उसमें इसकी स्थापना हुई और उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ इसकी स्थापना हुई गुर्जर प्रतिहार वंश की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलकुंड, रागनपुर, देवली तथा करडाहा शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। गुर्जर कहा गया है कहाँ पर? नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करहट, ऐसे जो शिलालेख है वहाँ पर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, ठीक है।
आगे बात करते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के पंच द्रविड़ों में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। कहाँ कहाँ पर उल्लेख मिला है? ऐहोल अभिलेख में मिला है, चंदेल राजवंश में मिला है। इसके अलावा अलग अलग शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। कुछ परिणाम जो हैं वो सही भी हैं, कहीं पर इनके मिलने का कोई समर्थन भी करता है, कोई इसका विरोध भी करता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जो अरब जातियों ने इन्हें जुर्ज कहा है। ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गुर्जर प्रतिहारों को अरब में क्या कहा गया है? अरब यात्रियों को कहा क्या कहा गया है? जुर्ज कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अलमसुद्दीन अलमसुद्दीन है एक कोई लेखाकार हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है और यहाँ के जो राजा हैं, राजा को कहा है बोरा। ठीक है, आगे बात करते हैं मुनोत नैन्सी बताते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी कुल 28 शाखाएं 26 शाखाओं का वर्णन ये करते हैं, और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है उसमें मंडोर, कन्नौज, जालोर, उज्जैन, ये कुछ शाखाएं इनकी मुख्य रूप से हैं। और एक ऐसा पूछ लिया जाए मारवाड़ गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र जी ने की थी, और इनकी जो उपाधि थी उनके आधार पर इनको रोहिलिंदी का भी कहा जाता है। और फिर इनको इनकी जो राजधानी बनी गई थी वो थी बंडोर, और आदि पुरुष भी कहा जाता है हरिश्चंद्र जी को, और भारत गुर्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल भी कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी शासकों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।